नमस्कार, मैं सौरभ भारद्वाज और एक बार फिर विशुद्ध राजनीति में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। रात को 9 बजे कोशिश होती है आपके साथ बैठें और आपके साथ चर्चा करें। दिन भर जो घटनाएं घटी हैं देश और दुनिया में, उनके क्या राजनीतिक निहितार्थ हैं, उन पर बात करें और देखें जो हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ चर्चा करके ये जानने की कोशिश करें कि आखिर ये जो घटनाएं हैं, इन घटनाओं का अर्थ क्या है। हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं सतपाल जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं सत्यपाल जी, और उन्हीं के साथ बात करेंगे। आज के मुद्दे पर बात करेंगे। आप भी अपनी टिप्पणियां करके, अपने कमेंट्स देकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बता सकते हैं कि आप इन मुद्दों पर क्या सोचते हैं। आज बड़ा सवाल ये है कि जो हमारे इस देश की संसद है, वो कितनी सुरक्षित है। सत्यपाल जी, हमारे इस शो में स्वागत है एक बार फिर जी सर, आपका। नमस्कार। और नमस्कार बड़ा सर। सवाल फिर एक बार वही कि हमारे देश की संसद कितनी सुरक्षित है। बिल्कुल अहम अहम सवाल है सौरभ जी। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया एक बार फिर आपके चैनल के माध्यम से लोगों से जुड़ने का। और बड़ा अहम सवाल आपने किया कि संसद भवन, वो संसद भवन जिसको विश्व में सबसे बेहतरीन संसद भवन बताया जा रहा था, और 28 मई वीर सावरकर की जयंती पर इसकी शुरुआत हुई। लेकिन बड़ी हैरानी हुई मुझे ये देख करके, और जो आज की तारीख है, जब इसका मैंने योग जोड़ा, 13 दिसंबर है आज। और जी 13 दिसंबर को अगर आपको याद होगा तो संसद भवन पर हमला हुआ था। 9 वो हमारे शहीद आज भी हमले जवान की शहीद हो श्रेणी गए में थे। ही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और एक बरसी, हम इसे हमले की बरसी कह सकते हैं। और उसके बाद भी अगर संसद भवन में चूक हो जाती है, और वो भी उस संसद भवन में जिसकी विशेषताएं, जिसकी हम प्रशंसाओं के बड़े पुल बांध रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि अब ये नई टेक्नोलॉजी के आधार पे है, और वहां 2 व्यक्तियों का पहुंच जाना जंप करके बंदर की तरह, मतलब हैरान है अगर वो वीडियो आप देखेंगे कि वो एक बंदर मिनट की तरह एक उन मिनट कुर्सियों पर, एक टेबलों मिनट पर उछल रहा है, और उसके बाद स्प्रे कर रहा है, धुआं फैला रहा है। वो धुआं जहरीला भी हो सकता था। आप सोचिए कितनी हानि हमारे देश की हो सकती थी, कितनी बड़ी चूक ये हो सकती थी। लेकिन ये बड़ी लापरवाही है। बड़े सवाल होते हैं। हम वैसे तो कहते हैं कि अब हम डिजिटलाइज उसमें युग में जा रहे हैं, अपडेट हर तरह से हो चुके हैं, पैसा भरपूर लगाया है। शर्म की बात है, बड़ी शर्म की बात है, शब्द नहीं है मेरे पास। मैं क्या कहूं सौरभ जी। वाकई आपने मुद्दा बहुत अहम उठाया, और ये बड़ा सवाल है। 22 साल पहले समझ में आता है कि 22 साल पहले संसद भवन पर जो हमला हुआ, जो अटैक हुआ, उस अटैक से लोगों ने कुछ सबक लिए होंगे, कुछ सीख ली होगी और सुरक्षा व्यवस्था को, मुझे खूब अच्छी तरह से याद है। पहले जो गाड़ियां थी, सांसदों की जो गाड़ियां थी, वो बिल्कुल अंदर तक जाती थी, गेट तक जाती थी, और अंदर जो पार्किंग थी, वहां पार्किंग में राजस्थान से सांसद होते थे द्वारका प्रसाद बैरवा, और उनकी गाड़ी में अक्सर जाना आना होता था पार्लियामेंट के भीतर। तो गाड़ी बिल्कुल वहीं अंदर तक जाती थी, सांसदों की गाड़ी भी। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद जब ये घटना घटी, उस घटना के बाद से गाड़ियों का भीतर जाना लगभग, आप ये समझे, बंद हो गया। बंद हो गया था। और हाँ, बंद हो गया। लेकिन ये जो नई संसद बनी, ये जो नया संसद भवन बना, इस संसद भवन के बनने के बाद ये उम्मीद जताई जा रही थी, ये ऐसा माना जा रहा था कि ये जो नया संसद भवन है, इस संसद भवन से न केवल सुरक्षा बल्कि आधुनिक सुख सुविधाएं तो हैं ही उसमें, और उसकी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बहुत बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन ये तो आप समझें कि 1 साल भी नहीं हुआ है और उसी के भीतर इसकी कलई खुल गई है। यहाँ जो सुरक्षा व्यवस्था है उसकी कलई खुल गई है। और भारत जैसे देश पर, जो देश फिलहाल पूरी दुनिया में अपनी साख को लेकर बहुत चिंतित है और बहुत तेजी से अपनी साख को बना रहा है, उस देश के भीतर, उस देश की संसद के भीतर इस तरह हो जाना, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये इस देश की जो साख है, उस साख को भी पूरी दुनिया में खराब करने का काम करेगी ये घटना। देखिए सौरभ जी, ये हो सकता है कि जैसे कोर्ट हैं, कोर्ट में वकील भी होते हैं, वो जाते हैं, उनके साथ चूक जुड़ जाती है कई बार, क्योंकि कभी कभी ऐसे लोग भी सहयोग कर देते हैं। लेकिन संसद में चुनिंदा लोग होते हैं, और स्पेशल होते हैं। बहुत कम लोग हैं जो दर्शक दीर्घा में ही अगर जाते होंगे, तो मेरे ख्याल से वो भी चंद लोग होते हैं। उनकी सिक्योरिटी में भी अगर उसमें चूक हो जाए,
मतलब वाकई में तो बिल्कुल स्तब्ध हूं कि हाईली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है और हम बहुत बड़ी बड़ी बातें भी कर रहे हैं। और अब तो कांग्रेस की सरकार नहीं है ना, 2001 में तो बात कांग्रेस की सरकार की भी हो जाती थी, अब तो मोदी सरकार है भाई। अब तो वाकई हैरान करने वाली तो है। सुभाष चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं गुरुग्राम से, उन्हें भी हम जी सुभाष जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार। सुभाष जी, बात जो है, मुद्दा जो है, फिलहाल जो गर्म मुद्दा है वो ये है कि संसद भवन के भीतर कोई व्यक्ति घुस जाता है, और संसद भवन भी भारत का संसद भवन, आप सोचिए, भारत के संसद भवन के भीतर कोई व्यक्ति घुस जाता है, अवैध तरीके से घुस जाता है, और वहां जाकर जो वो सर्कस करता है, वो सर्कस कहीं ना कहीं भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, हमारी जो सुरक्षा प्रणाली है, उसके मुंह पर एक बड़ा तमाचा है। और उस तमाचे से पूरी दुनिया, आप समझ लें, भारत की जो छवि बनाएगी। आज चर्चा हो रही थी कि बाइडेन ने आना था 26 जनवरी पर, शायद उन्हीं को मुख्य अतिथि के रूप में रखते, लेकिन उनका आना नहीं हो पा रहा है, वो सब कैंसिल हो गया है। वो तो कल ही हो गया था, खैर कैंसिल। लेकिन आप ये समझें, पूरी दुनिया को जब हम शोकेस करते हैं, भारत को और भारत की सुरक्षा व्यवस्था को, भारत की सामरिक ताकत को, और ऐसे समय में ये इस तरह की जो चूक होना, ये कहां तक आप समझते हैं कि ये सही है? देखिए, सुरक्षा में चूक को तो सही किसी भी दृष्टिकोण से नहीं माना जा सकता। बिल्कुल ठीक बात है। और मैं आपके दर्शकों की दृष्टि से बताऊं कि इस विषय को लेकर मेरा बड़ा इंटरेस्ट है। वो इसलिए कि काफ़ी लंबे समय तक मैं संसद की दरो-दीवार के अंदर रहा हूं और उनके एक-एक ईंट से मैं परिचित रहा हूं। तो जो पुरानी संसद है, अब तो नए संसद की बात हो रही है। तो आधुनिक है, नई है, सुरक्षित है। बिल्कुल ठीक बात है कि उसके बारे में तो नज़रिया हमारा एकदम से ऐसा था कि भाई एकदम अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, न्यू टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है इस सरकार के ज़माने में। लेकिन जो सुरक्षा चूक की बात है, थोड़ा-सा मतलब मेरा अपना जो आकलन है और मानना है, थोड़ा अलग है। देखिए, ये सुरक्षा में चूक की बात नहीं है और किसी सुरक्षा अधिकारी या सुरक्षा कर्मी से ये चूक नहीं हुई है, क्योंकि आम तौर पर आप इस तरह से मैं एक उदाहरण दूं कि सामान्य एक व्यक्ति है, हमारे आसपास रहता है और वो पता चला कि किसी दिन शाम को जाकर किसी से उलझ गया और किसी की उसने हत्या कर दी, या कोई ऐसा अपराध उसने अचानक जाकर कर दिया और वो चर्चा में है। तो ऐसे में उस अपराध के लिए या उसकी उस प्रकार की किसी कोशिश के लिए या गैर कानूनी उसका जो एक्ट है, अपीयरेंस है, उसके लिए आप सुरक्षाकर्मी, पुलिस को या किसी पुलिस अधिकारी को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते तब तक के लिए। उसके बाद की कार्रवाई, उसका इन्वेस्टिगेशन कितना त्वरित है, नहीं है, कार्रवाई होती है, नहीं होती है, तब आप उसको जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। तो ये थोड़ा-सा, इसको थोड़ा अलग तरीके से ज़रूर समझने की ज़रूरत है। अब बात यहाँ ये हुई है कि जो व्यक्ति एक दर्शक के रूप में, जैसे एक सामान्य, मैं अपना अनुभव आपको बताऊँ कि एक समय था कि सामान्यतया संसद की दीर्घा में जाने के लिए किसी भी व्यक्ति को, तो सामान्यतया कोई भी सांसद जिस संसदीय क्षेत्र से आप बिलॉन्ग नहीं भी करते हैं, तब भी आप किसी अपने रेफरेंस के किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा किसी सांसद के पास जाते थे और वो सांसद आपका नाम सुबह ही अपने एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म में वो रिकमेंड करके और साइन करके आपका नाम, डिटेल, फादर नेम दे करके और सामान्यतया सामान्य जानकारी देकर भेजता था संसद को, नोटिस ऑफिस को। वहां एक नोटिस ऑफिस होता है जो कि इस तरह के सारे कामकाज की दृष्टि से वो ऑफिस है, जहां एमपीज की दृष्टि से भी या एमपी से रिलेटेड जितने एक्टिविटीज होती है वही नोटिस ऑफिस से ही संचालित होती है। और फिर वो वॉच एंड वार्ड, जी, और दूसरा सिस्टम उसके साथ जुड़ा है वॉच एंड वार्ड का, जो कि संसद की सुरक्षा, संसद के अंदर की सुरक्षा व्यवस्था को वो विंग संभालती है, जो एक सेपरेट है और लोकसभा के द्वारा ही गठित वो वॉच एंड वार्ड संस्था है, जो कि अंदर की सुरक्षा व्यवस्था को संभालती है, बाहर की नहीं। तो वो जाकर वो फिर क्लियरेंस देती है और सामान्यतः दर्शक दीर्घा में लोग अलाउड हो जाते थे, पास 1 घंटे 2 घंटे के अंदर बन जाता था, चला जाता था। और तब 1-1 घंटे का पासेस इशू होते थे, 1 घंटे के लिए ही, चाहे
प्रश्नकाल है तो 1 घंटे के लिए, फिर 12 से 1 का अलग, इसी तरीके से 0 आवर के लिए या किसी और चर्चा के लिए ऐसा होता था। लेकिन अब जो व्यवस्था है कि उसमें थोड़ी सख्ती की गई है, क्योंकि जो 2001 में जो घटना हुई संसद में, उसके बाद से उसमें काफी परिवर्तन किया गया था कि आप कोई भी दर्शक अगर जाना चाहता है तो अगर एमपी रिकमेंड करते हैं तब भी उनको उनकी आईडी प्रूफ के साथ आपको रिकमेंड करना होगा, और उनकी आईडी से संबंधित केवल वॉच एंड वार्ड इन हाउस ही व्यवस्था नहीं होगी, उनकी जांच नहीं होगी, बल्कि आईबी क्लियरेंस भी उसके बारे में लिया जाता है, दर्शकों के बारे में भी जिस हद तक संभव हो सकता है, जितना इंस्टेंट हो सकता है। तो इसीलिए मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था होने के बावजूद आखिर ऐसा कैसे हुआ। एक बात ये, दूसरी चीज ये कि क्योंकि दर्शक के रूप में वो व्यक्ति आया है और चर्चा में ये बात सामने आ रही है, पता नहीं कितना पुष्ट है, अभी तो जब जांच की रिपोर्ट सामने आ जाएगी तो पता चलेगा। लेकिन जो मीडिया में चर्चा है कि भाजपा के सांसद मैसूर कर्नाटक से वो सांसद हैं और उन्होंने इन लोगों का नाम रिकमेंड किया था पास के लिए, दर्शक दीर्घा के लिए। तो ऐसे में ये भी एक बहुत चिंता का विषय है कि आखिर कोई सांसद और जो ये 5 लोग हैं, इन 5-6 लोगों में से अलग अलग जगह के लोग हैं, ये कैसे इकट्ठे हुए? ये बहुत खोज का विषय है कि इसके पीछे कोई और तत्व तो काम नहीं कर रहा है जिसने इन लोगों का दुरुपयोग किया। मेरी आशंका उस हिसाब से है कि क्या ये सारे जो अलग अलग जगहों से हैं, कोई लखनऊ से हैं, कोई कहीं से, अब बात ये आ रही है कि गुड़गांव में वो लोग ठहरे थे, किसी का नाता हरियाणा से भी हो सकता है। तो ये जो चीजें ये जो सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, ये आखिर कैसे इकट्ठे हुए, एक मत से कैसे इकट्ठे हुए? क्या इनका किसी ने कोई पीछे से कोई ऐसी एजेंसी है या कोई ऐसा गिरोह है या कोई ऐसा दिमाग है या बाहर से तार इसके जुड़े हुए हैं? क्या ये तो जांच का विषय है, लेकिन सवाल तो उठना लाजमी है इस तरह का। बिल्कुल बहुत सही विषय आपने चर्चा के लिए आज लिया है। बिल्कुल जी सत्यपाल जी हमारे साथ हैं जी, कुछ कहना चाह रहे हैं सत्यपाल जी। चौधरी साहब, सवाल सबसे बड़ा ये को कैसे हुए, कैसे उनकी प्लानिंग हुई, अब सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि जब आप जाते हैं तो मेटल डिटेक्टर भी लगे हुए हैं, वो स्प्रे को कैसे लेके अंदर चले गए, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं उस दिशा में मैं आ रहा था क्योंकि ये प्रशासनिक चीजें थी। अब सवाल ये उठता है कि देखिए, अब उस पर भी मैं आपको कहूं, बिल्कुल बहुत सही पॉइंट रेज किया सत्यपाल जी ने, कि तब भी जब पुरानी व्यवस्था थी तब भी आप उस दर्शक दीर्घा में आप एक कागज का चिट भी अपने साथ नहीं ले जा सकते, आप अपना हैंडकर्चीफ, एक रुमाल भी नहीं ले जा सकते। आप एक चिट मतलब एक आप पेन चाहे तो पेन नहीं, यहां तक कि आप घड़ी पहन के भी नहीं जा सकते, चश्मा भी खोलकर बाहर रखना पड़ता था आपको। अगर आपके पर्स हैं, वैल्यूएबल चीजें, जबकि वॉलेट जैसी चीजों को सुरक्षा से बाहर रखा गया है, बावजूद इसके वहां तब पुरानी व्यवस्था में भी ऐसी स्थिति थी कि आप अपने वॉलेट, अपने पर्स भी आप अंदर नहीं ले जा सकते। किसी प्रकार के अगर आई कार्ड है, कुछ भी है तो नहीं ले जा सकते आप वहां, सब आपको वहीं जमा करके रख देना पड़ता था। वॉच एंड वार्ड का ब्लॉक होता है, वहीं रखना पड़ता था। अब मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूं, बिल्कुल ठीक आपने सवाल खड़ा किया सत्यपाल जी, कि आखिर वो इस तरह की चीज को लेकर के, और वो भी उसका अगर आप मीडिया में जो रिपोर्ट आई है, जो देख रहे हैं चैनल्स में, कि उसमें जो साइज है उसका, वो साइज भी आखिर वो कैसे इस तरह से छुपा कर वो कैसे ले जा सकता है, ये कैसे संभव हुआ इस तरह की। दूसरा, अगर उसमें जैसे मान लीजिए धुआं छोड़ने की बात है उसमें, तो ये तो जाहिर सी बात है, सामान्य व्यक्ति, मेरा साइंस का बैकग्राउंड है तो मैं समझ सकता हूं केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसमें धुआं छोड़ने की बात है। वो तो रिएक्शनरी, जब भी कोई चीज रिएक्ट करेगा तभी जलेगा, तब जाकर के धुआं फैलता है। तो धुआं बनाने की दृष्टि से तो उसमें केमिकल का उपयोग किया गया है, चाहे उसकी मात्रा कितनी कम हो, बहुत कम भी हो तब भी। लेकिन अगर सुई के नोक बराबर भी 1% भी 0.1% भी कोई केमिकल लेकर कोई व्यक्ति अगर जा रहा है, तो आखिर मेटल डिटेक्टर से, या फिर जो हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी आज जिसका दावा किया जा रहा है सरकार की ओर से कि नए संसद परिसर को, सेंट्रल विस्टा को उससे लैस किया गया है, तो आखिर इस प्रकार की चीजों को वो पास कैसे हो गया, वो चला कैसे गया? वो इसका मतलब है कि जो टेक्नोलॉजी हमने आज उपयोग की है, उस टेक्नोलॉजी में बड़ी चूक है, उसमें ये कमियां हैं कि उसका रडार, यानी कहने का मतलब है कि वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, उसको ट्रेस आउट नहीं कर पा रहा है। ये तो बहुत चिंता का विषय है, इसमें कोई दो राय नहीं। जी
एक और मुद्दा अहम है सर, आज की जो तारीख है ये भी अहम है। 13 दिसंबर वो तारीख है जिस दिन संसद के ऊपर ये हमला हुआ, और जहां बहुत बड़ा हमला माना गया था संसद के ऊपर। तो 22 आज साल तो वैसे पहले। भी सुरक्षा के इंतजाम ज्यादा होने चाहिए थे। हाँ, देखिए दिन में उसकी बरसी मनाई गई है, श्रद्धांजलि दी गई है। तो ये जो आप उससे उसके बैकग्राउंड में जाएं, मुझे ऐसा लगता है कि आज के दिन को ही इन लोगों को तैयार किया गया, आज के दिन ही इस प्रकार की स्थिति पैदा करने के लिए संसद में, कि भाई ये दूसरा तथाकथित भगत सिंह का स्वरूप कि भाई संसद में जाकर इस तरह से बम फेंकना है और अपनी आवाज बहरी सरकार को अपनी आवाज सुनानी है। तो तब तो मुद्दा कुछ और था, देश के आजादी का सवाल था, गुलामी का सवाल था, गुलामी की जंजीर से बाहर होने का मुद्दा था। तो लेकिन आज इस प्रकार की स्थिति, और वो कौन लोग थे जिन्होंने इनको तैयार किया? मेरा बहुत एकदम से ये सवाल दिमाग में आता है कि आखिर इन सारे लोगों को अलग अलग जगहों से एक जगह इकट्ठा करके रोका भी गया। यहाँ गुड़गांव में सेक्टर 9 थाना क्षेत्र में किसी जगह ये लोग रुके हैं, अब सारी बातें सामने आ रही है, पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो आखिर इन सब लोगों को एक जगह रुकने की व्यवस्था भी किसी ने की है। इसका मतलब है कि इसके बैकग्राउंड में कोई और व्यक्ति काम कर रहा है, या कोई गिरोह है, या कोई संस्था है, कोई एजेंसी है, या कोई ऐसा दिमाग है जिन्होंने की इनकी सारी ये व्यवस्था की है, सबको इकट्ठा किया, इन लोगों को तैयार किया। संगठित रूप से ये लोग कहीं ना हाँ, कहीं जुड़े बिल्कुल हैं। ठीक बात है। और आप देखिए अलग अलग जगह के लोगों से आपने किया। दूसरा, उस व्यक्ति को ये भी पता है, एक जन सामान्य को, एक व्यक्ति अगर रिक्शा भी चला रहा होता है, मतलब एकदम अनपढ़ की बात मैं कर रहा हूं, तब भी उसको ये समझ में है कि वो क्या करने जा रहा है और कहां जा रहा है, उसके साथ क्या स्थिति पैदा हो सकती है, कि वो सुरक्षाकर्मी की गोलियों के शिकार भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। उसके दिमाग से ये बात नहीं हो, लेकिन उनको उनका इस तरह से ब्रेन वॉश किया गया और इस प्रकार की इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए उसको तैयार किया गया। इसके पीछे निश्चित रूप से तो आने वाले समय में पता चलेगा क्या क्या है, कौन है ये लोग, पता नहीं। सुरक्षा एजेंसी जो है किस हद तक इस चीजों को पकड़ पाएगी, आने वाले समय बताएगा। लेकिन ये बहुत चिंता का विषय है, और ये तो मेरा फर्म बिलीव है कि निश्चित रूप से उसमें कोई न कोई व्यक्ति है, कोई एजेंसी है, कोई ऐसा गिरोह है, कोई ऐसा तंत्र है, जो कोई ऐसा दिमाग है जो इसके पीछे काम कर रहा है, जो कि इन सब लोगों को संचालित कर रहा है और इस प्रकार की स्थिति संसद में पैदा की। इस पर तो बहुत गंभीरता से सरकार को सोचना पड़ेगा। निश्चित रूप से ये बहुत चिंता का विषय है कि ये तो मान लीजिए कि ये एक सांकेतिक घटना उसने की, मगर सांकेतिक उसके लिए बात हो सकती है, किसी सुरक्षा की दृष्टि से, हमारी संसद परिसर की दृष्टि से कैसे ये सांकेतिक हम मान सकते हैं? सुभाष जी, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और आप कह रहे हैं कि आप आर्थिक रूप से इतने ताकतवर हो गए हैं कि दुनिया की 3-4 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में आप शुमार होते हैं। आप इतने ताकतवर हो गए हैं कि आप सामरिक दृष्टि से दुनिया के पहले 4-5 देशों में शुमार होते हैं। और ऐसे समय में आप ये समझें कि भारत की संसद में किसी व्यक्ति का ऐसे घुस जाना, वो कहीं ना कहीं कोई हमारी साख पर तो बट्टा लगाता ही है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, साख पर बट्टा, कि ये तो हमारी पूरी सुरक्षा तंत्र पर, कहने का मतलब ये है कि देखिए सुरक्षा केवल फिजिकल पार्ट ही नहीं होता है, उसके साथ साथ साइकोलॉजिकल चीजें भी चलती हैं, जो इंटरनल गतिविधियों पे, मानसिकता पे, उनकी बातचीत पे, यहां तक कि देखिए दर्शक दीर्घा में जब लाइन में, अब आज क्या स्थिति, क्योंकि बहुत सालों से मैं नहीं गया हूं, मैं बहुत स्पष्ट करूं, मैं तो अपना पिछला अनुभव आप सबसे साझा कर रहा हूं आपके दर्शकों के साथ, कि दर्शक दीर्घा में बैठने के बाद दोनों ही छोर पर, दोनों साइड वॉच एंड वार्ड के व्यक्ति वहां बैठते हैं लाइन में दर्शकों के साथ, और दर्शकों की हर एक गतिविधि पर वो नजर रखते हैं कि कोई व्यक्ति हिल तो नहीं रहा है, हिलने तक नहीं दिया जाता है। ये पिछला अनुभव मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन आज पता नहीं कैसे कि दर्शक दीर्घा से ऐसे कूद कर चला गया, और उसके बाद उसको इतना भी समय मिल गया कि उसने जो छिपा कर जो सामान ले गया था उसका उसने वहां उपयोग भी कर लिया, और धुआं भी फैला दिया, अफरा तफरी भी मचा दी, और भागकर लोकसभा स्पीकर की कुर्सी की ओर वो लपक कर जा रहा था। ये तो बड़ी अजीब सी बात है सुरक्षा की दृष्टि से। दूसरा जो पार्ट है, कुछ
कुछ भाग सुरक्षा का भी है बाद में। ये बात में जो सत्यपाल जी ने सवाल खड़ा किया उसमें कुछ भाग है, कुछ सहमत हूं मैं इस बात से, क्योंकि जो अब तक जानकारी छनकर सामने आ रही है कि इनके केवल 45 मिनट के लिए ही इनको दर्शक दीर्घा का पास आवंटित किया गया था, और 45 मिनट के पास के आधार पर आखिर ये दर्शक दीर्घा में 2 घंटे तक किस बिना पर रुके, कैसे रुके, 2 घंटे तक आखिर ये कैसे रुके, इनको क्योंकि समय पूरा होते ही बाहर किया जाता है वहां से, ये व्यवस्था रही है सदा। आज उस व्यवस्था में जी एक अहम प्रश्न और मन में आता है। चौधरी साहब, आप बहुत अच्छे से इसका जवाब शायद दे पाएंगे, क्योंकि मुझे पता है आप बहुत अनुभवी हैं। अब इसे केवल चूक माना जाए या संसद पे हमला, क्योंकि हमले का मतलब ये नहीं होता किसी की जान चली जाए तभी वो हमला होगा। जिस तरह की स्क्रिप्ट बनाई गई, जिस तरह से लोग वहां पहुंचे, जैसा कि आप बता रहे हैं कि निर्धारित समय से ज्यादा वो रुके भी, तो क्यों ना इसे संसद के हमले की कैटेगरी में रखा जाए, या केवल चूक होगी? नहीं, मैं इस बात से सहमत हूं कि ये इसको केवल चूक नहीं कहा जा सकता। देखिए, जो व्यक्ति है, मान लीजिए वो तो हमारे देश का नागरिक है, एक आम नागरिक, अभी तक की दृष्टि से आम नागरिक अगर है, उसके कोई ग्रीवांस सरकार से हो सकते हैं, संवैधानिक तरीके वो अपना सकता था, मगर उसने केवल और केवल असंवैधानिक तरीका ही नहीं अपनाया, बल्कि उसने हमारी मतलब हमारे सरकारी तंत्र को या सरकार को चुनौती देने की एक कुत्सित कोशिश की इन लोगों ने। भारत को चुनौती देने की कोशिश की है, उसने भारत को चुनौती देने की कोशिश की है। जी, कोशिश की है कि हमारे पूरे सिस्टम को उसने चुनौती दे दी इस तरीके से। आपके ग्रीवांसेस किसी के लिए, सुभाष जी, सबसे बड़ी बात इस देश में क्या है, इस देश में एक व्यवस्था है, और आप अपनी बात कहना चाहते हैं तो आपके लिए आपके पास तरह तरह के मंच हैं उस बात को कहने के लिए। आप यूट्यूब से, फेसबुक से, सोशल मीडिया से, और इस सब के अलावा आप समझे जंतर मंतर जो है हिंदुस्तान में, वो केवल इसीलिए है ताकि लोग वहां जाएं और अपनी बात रखें। हाँ बिल्कुल। देखिए, इस मामले में मैं आपको बताऊं कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहुत ही सटीक वाक्य है, उनका स्टेटमेंट है कि जब संवैधानिक रास्ते उपलब्ध हैं तो असंवैधानिक क्यों? तो हमारे संविधान ने ही प्रतिरोध जताने की, अपने ग्रीवांसेस को रखने की और मजबूती से रखने के सारे तौर तरीके हमें अधिकार दिए गए हैं। वो हमारे मौलिक अधिकारों में शामिल है उस तरह की चीजों के लेकर के, और रोज इस प्रकार के नजारे हम अपने देश में देखते हैं, 150 करोड़ के लोगों की जनसंख्या वाले इस देश में। तो फिर इस प्रकार की बातें क्यों? ऐसा कैसे कोई अनुमति दे सकता है? इस प्रकार का किसी भी सूरत में इस प्रकार की अनुमति नहीं दी जा सकती। अगर लोकतांत्रिक हमारा देश है तब भी तो इसने पूरी तरह से हमारे तंत्र को, इसने हमारी जो व्यवस्था है उसको इसने सीधी सीधी चुनौती दे दी है। और वो इसलिए कह रहा हूं, इसलिए मैं इस बात से सहमत हूं सत्यपाल जी की बात से, क्योंकि जो अगर आप सीक्वेंस देखेंगे इसके पीछे का, जो मैं समझ सकता हूं एक जर्नलिस्ट के रूप में, उसमें मुझे लगता है कि जरूर इसके पीछे कोई दूसरा दिमाग काम कर रहा है। उसने इसके कंधे का उपयोग किया है, इसको कई जगहों से इन लोगों को इकट्ठा करके इसका उपयोग किया है इसमें बात। तो इसका मतलब अगर कोई तंत्र है, कोई ऐसी व्यवस्था इसके साथ काम कर रही है, तो इसका मतलब है कि तो सीधा सीधा हमारी सुरक्षा तंत्र को इसने, ये तो सुरक्षा में है। जी सुभाष जी, और ऐसा समझते हैं हम कि उसके माध्यम से, इस पूरी घटना के माध्यम से भारत की जो आप कह लें ताकत है, उस ताकत को चुनौती देने की कोशिश है। बिल्कुल, ऐसा हम मानते हैं। शायद सत्यपाल जी आप भी सहमत होंगे, सुभाष जी भी सहमत हैं। और अपनी चर्चा को विशुद्ध राजनीति के माध्यम से हम कल भी जारी रखेंगे। तब तक के लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे दर्शकों का बहुत धन्यवाद, सत्यपाल जी, सुभाष जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जोड़ेंगे आपको ऐसी ही और चर्चाओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।